So student, welcome to the part 2 of this video. Let's start the summary of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse revolves around two Armenian boys. ये जो कहानी है The Summer of the Beautiful White Horse, ये दो अर्मीनियन बॉयज के इर्द गिर्द घूमती है. The boys belong to the Garo-Gherilian tribe. ये जो two boys हैं, they belong to that tribe, Garo-Gherilian tribe. We learn that even though they were poor, they never sacrificed their honesty. हम ये इसमें देखते हैं कि वो गरीब हैं, but in spite of this, they never sacrificed their honesty. लेकिन फिर भी कभी वो अपनी honesty को sacrifice नहीं करते. In fact, even in the worst of situations, they were always honest. बद से बदतर हालात में, worst situations में भी वो honest रहते हैं. Similarly, the boys never steal or lie, whatever the situation may be. The boys भी जो क्या करते हैं, ना तो वो चोरी करते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, चाहे सिचुएशन जो भी रही हो. This story describes the particular incident about the white horse they once got. ये जो स्टोरी है पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करती है जब उन टू बॉयज को वो व्हाइट हॉर्स मिलता है. Aram is 9 years old and his cousin Murad is 13 years old. In the story we know कि there are two boys, दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं. जो एरम है उसकी एज है 9 years, we have already discussed, and मुराद जिसकी एज है 13 years. Aram is very fascinated by the world as things are easy in childhood. एरम जो है वर्ल्ड को लेकर बहुत फैसिनेटेड है, बहुत अट्रैक्टेड है, क्योंकि चाइल्डहुड में एवरीथिंग इज वेरी इजी, हर चीजें बड़ी आसान सी लगती हैं. Moreover, Murad is the crazy one, as everyone calls him. और इस स्टोरी में जो क्रेजीनेस दिखाई गई है वो है मुराद की, इसीलिए सब उसको क्रेजी टाइप ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं. The story begins with Murad visiting Aram's house in the morning at 4. अब जो कहानी जो शुरू होती है, बिगन होती है, वो इस बात से होती है कि मुराद आरम के घर पर आता है सुबह के 4 बजे. To Aram's surprise, Murad has brought a beautiful white horse which he is riding. अब वो सरप्राइज हो जाता है आरम, वो देखता है कि जो मुराद है वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लेकर आया, उस पे वो राइड कर रहा है. मुराद assures him that it is indeed a horse and he is not dreaming. वो उसको अश्योर करता है कि ये एक सच में एक हॉर्स है. He is not dreaming, वो सपना नहीं देख रहा. Aram did not believe it, and Aram इस बात को believe नहीं करता, because he knew that they were poor and wouldn't be able to afford a horse. और reason क्या था? Because they were very poor and they were not able to buy any horse. वो बहुत गरीब थे और वो कोई horse खरीदना afford नहीं कर सकते थे. Therefore, the two boys kept the horse with them for weeks. यही रीजन है कि वो कुछ टाइम तक उस हॉर्स को अपने पास रखते हैं. दे यूज टू राइड इट एंड सिंग इट टू, वो उस पर राइड करते हैं, गाने गाते हैं. However, the boys did not let the world know they have a horse. लेकिन वो बाकी वर्ल्ड दुनिया को पता नहीं लगने देते कि उनके पास एक हॉर्स है. They were keeping him at a barn of a deserted vineyard. अब वो क्या करते हैं, वो उस हॉर्स को अपने पास, अबैन का मतलब यहाँ पर है अ लार्ज फार्म बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, यानी कि एक ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पर ग्रेन को, अनाज को स्टोर किया जाता है. डिजर्टेड का मतलब होता है एम्प्टी प्लेस. वाइनयार्ड का मतलब हमारे यहाँ से है प्रोड्यूसिंग ग्रेप्स यूज्ड इन वाइन मेकिंग, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर ग्रेप्स को प्रोड्यूस किया जाता है फॉर मेकिंग वाइन. तो इस जो एम्प्टी प्लेस पर वो उसको रखते हैं. आफ्टर अ वाइल Aram finds out that Murad stole the horse from John Byron. बाद में उसको पता चलता है कि एरम को कि मुराद ने जो है ये हॉर्स चोरी किया है जॉन बायरो से. Thus they made a plan of not returning to him. और वो प्लान करते हैं कि हम इसको वापस नहीं करेंगे. Although they had second doubts about keeping it due to their ethics. Ethics means moral. अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि उनकी जो गैरो-घेरिलियन ट्राइब है, इट इज फेमस फॉर ऑनेस्टी.
ऑनेस्टी के लिए फेमस है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, दे स्टोल अ हॉर्स, एक हॉर्स चुरा लिया है। अब रखना तो उसे चाहते हैं बिकॉज दे आर वेरी फैसिनेटेड फॉर दैट और टूवर्ड्स दैट हॉर्स, उस हॉर्स के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। लेकिन सामने एक डाउट, उनके जो सामने एक बहुत बड़ी जो हिंड्रेंस है वो उनके एथिक्स और मॉरल्स है। अब यहाँ पर देखना है कि उनकी डिजायर्स जीती हैं या उनके ट्राइब के मॉरल्स जीते हैं। Finally, on one day, John sees the boys with the white beautiful horse. Finally, John Byro जो है उन बच्चों को, उन दोनों बॉयज को उस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के साथ देखता है, जो एक्चुअल में किसका है, जॉन बायरो का। However, as his family was known for their honesty, John did not accuse them of stealing. अब जैसे कि आपको पता है कि जॉन की जो दो अर्मेनियन बॉयज की जो गैरो घैरलियन ट्राइब है वो किस चीज के लिए फेमस है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। एक्यूज का मतलब होता है ब्लेम, इसीलिए जॉन उन पर चोरी का ब्लेम नहीं लगा सकता। ऑन द अदर हैंड हिज बिलीव वाज सो स्ट्रॉन्ग, ही जस्ट सेड दैट देयर हॉर्स रिजेंबल्स हिज हॉर्स अ लॉट। और सिर्फ वो इसीलिए उसका लेकिन विश्वास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरा ही हॉर्स है, ज्यादा वो कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ इतना ही बोलता है। रिजेंबल्स का मतलब होता है लुक लाइक, कि ये हॉर्स भी मेरे हॉर्स की तरह ही दिखता है। Consequently, this was very poignant experience for the boys. Poignant का मतलब होता है pitiful. अब ये बहुत ही pitiful experience रहता है इन boys के लिए. They decide to return the horse, and John found it at the vineyard the next day. Finally, they returned the horse, and John Byro got his horse at the vineyard the next day. Finally, उस horse को वो return कर देते हैं और जॉन बायरो को नेक्स्ट डे उस वाइन यार्ड में अपना हॉर्स मिल जाता है। जॉन गेट्स वेरी हैप्पी एंड शेयर्स द न्यूज विद एडम्स मदर। जॉन जो है बहुत खुश हो जाता है एंड ही शेयर दिस न्यूज विद एडम्स मदर, वो अपनी एडम्स की मदर के साथ इस चीज को और इस न्यूज को शेयर करता है। वी ऑल्सो सी दैट हिज हॉर्स इज नाउ हेल्दियर, वेल बिहेव्ड एंड मोर डिसेंट देन बिफोर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉर्स पहले से ज्यादा हेल्दी हो गया है, पहले से ज्यादा वेल बिहेव्ड हो गया है और पहले से ज्यादा डिसेंट हो गया है, मतलब इम्प्रूव हुआ है। नाउ द कंक्लूजन ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। टू सम अप द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स समरी, वी लर्न द significance means importance and necessity of honesty even in the face of greed and desire. अब इसकी समरी को अगर हम समझें तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि here we have to learn the chapter of honesty even we have the worst situation, we have greed and desire, intense desire for anything, कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे कितनी भी ग्रीड हमारे सामने आ जाए, हमारी लॉन्गिंग्स आ जाए, हमारी इंटेंस डिजायर्स आ जाए, बट वी शुड बी रिमेन ऑनेस्ट। लेकिन हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। फाइनली जो उनका ट्रेडमार्क होता है वो इस चीज पर कायम रहता है, उनकी ऑनेस्टी के लिए। चोरी तब कही जाती जब वो उसको वापस नहीं करते, उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया तो वो चोरी नहीं कही जाए। ओके, अब इस समरी में जो मुझे ऐड करने लायक एक बात लगी, that I have to add this paragraph. At the end of the story, when the boys return the stolen horse to John Byro, Khosrow once again quotes his famous mantra, "Pay no attention to it." अब यहाँ पर जो खोसरोव है उनके बारे में कुछ नहीं था समरी में, that's why I have added. तो खोसरोव की यहाँ पर एक फेमस लाइन है, उनकी फेमस वर्ड्स है, "Pay no attention to it." अब इसका क्या मतलब है? It seems that nothing surprises or worries, कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे स्टोरी में कितनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आए, वो हर बात पर यही कहता है कि नो पे नो अटेंशन टू इट। अब जब स्टोरी का एंड होता है और द बॉयज रिटर्न द स्टोलन हॉर्स टू जॉन बायरो, जॉन बायरो को वो रिटर्न कर देते हैं, उसको वाइन यार्ड में अपना हॉर्स मिल जाता है, वो इस न्यूज को लेकर बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है। लेकिन हमेशा हर बात पर जब वो जाकर ये भी बोलता है कि आई हैव लॉस्ट माई हॉर्स, आई एम नॉट गेटिंग माई हॉर्स, जॉन बायरो जब बोलता है तब भी अंकल खोसरोव यही बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू। तो ये उनका मंत्रा है फेमस इस चैप्टर में। इट सीम्स दैट नथिंग सरप्राइजेस और वरीज Khosrow, he is a man who lives in the moment,
यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो उसी मोमेंट में, प्रेजेंट में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में बिलीव करने वाला है. तो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी खसरो हैज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. About the title. Now we will justify the title. We will try to understand the title of this chapter. The title seems quite appropriate for the timbre of the story. अब जो ये टाइटल है चैप्टर का वो एप्रोप्रिएट है. टेम्बर का मतलब जो टोन है, जो स्टोरी की जो टोन है उसके अकॉर्डिंग ये टाइटल बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. इनिशियली वन कैन सजेस्ट दैट इट इज सेट इन अ समर लाइक टाइम पीरियड. ये समर का जो सीजन है उसमें प्ले की पूरी सेटिंग है, पूरी स्टोरी की. द बॉयज कैन फोकस ऑन द हॉर्स एंड आर नॉट नेसेसरीली बर्डन विथ स्कूल वर्क. अब समर वेकेशंस का टाइम होता है तो इसीलिए बच्चे जो है फोकस करते हैं केवल हॉर्स पर, क्योंकि स्कूल का कोई बर्डन उनके ऊपर नहीं होता. Additionally, the ideas presented in the story lend themselves in the fruition and full bloom of summer. जो आइडिया है, जो स्टोरी है, वो पूरी तरीके से उसकी समर सेटिंग है, पूरी तरीके से समर अपने पीक पर है, पॉइंट पर है, फुल ब्लूम ऑफ समर है. फ्रूएशन का मतलब फुलफिलमेंट होता है. तो ठीक है, तो स्टोरी की सेटिंग किसकी है? समर की. These ideas relate to maturation, experiences and collegiality. तो ये जो स्टोरी के जो आइडियाज हैं वो किस चीज से रिलेट करते हैं? मैच्योरेशन से, एक्सपीरियंसेस से एंड collegiality से. collegiality मीन्स कंपेनियनशिप एंड कॉपरेशन बिटवीन कलीग्स who share responsibility. अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो कंपेनियनशिप है. तो ये इस जो कहानी है उसके आइडियाज किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मैच्योरेशन को, एक्सपीरियंसेस को और कंपेनियनशिप को, क्योंकि दोनों आरम और मुराद में दोनों में कंपेनियनशिप को ही रिप्रेजेंट किया गया है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. पूरी कहानी इस व्हाइट हॉर्स के इर्द गिर्द घूमती है. इफ वी कैन इन्विजन फॉर अ मोमेंट, इन्विजन मीन्स इमेजिन, व्हाई दिस इज सो. Move to the next slide. Why this is so important to the boys. अगर हम इस चीज को इमेजिन करें कि इन दोनों बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, we can see why it would be important enough to include in the title. कि इस चीज में, wait a minute, I have to link the line. If we can envision for a moment why this is so important to the boys, we can see why it would be important enough to include in the title. अगर हम इस चीज को एक सेकंड के लिए इन्विजन करें, इमेजिन करें कि चीजें इन सब चीजों में हॉर्स को इंक्लूड करना या उनकी पुअरनेस को इंक्लूड करना क्यों जरूरी है, तो उसके लिए आगे पढ़ते हैं. इनिशियली वी नो दैट द बॉयज आर पुअर. हमें पता है कि बॉयज पुअर हैं. दे आर of an immigrant Armenian family that is not wealthy. वो एक immigrant Armenian family को belong करते हैं जो wealthy नहीं है. We know this because it is inconceivable that either of the boys would own a white horse. Inconceivable का मतलब होता है unbelievable. We know, हम ये जानते हैं और ये believe करना impossible है, unbelievable है कि वो एक white horse को own कर सकते हैं. The fact that Aram is awakened on one morning by Murad sitting atop a white horse prompts Aram to question. अब वो एक मॉर्निंग में उठता है और देखता है कि मुराद एक हॉर्स के ऊपर बैठा, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट करता है, क्वेश्चन अराइज होता है. इफ इट वाज स्टोलन, कि अगर ये चुराया गया है तो. फ्रॉम एब्जेक्ट और डर्ट पॉवर्टी. एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस और पैथेटिक, कि इतनी गरीबी के बावजूद स्टनिंगली व्हाइट हॉर्स, और एक इतना स्टनिंग व्हाइट हॉर्स, इतना अट्रैक्टिव व्हाइट हॉर्स, वन सीज दैट द हॉर्स इज अ सिंबल, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयज विशेस. अब यहाँ देखा जा सकता है कि जो हॉर्स है वो एक सिंबल कितना है, सिंबल किस चीज का है? उन बॉयज की डिजायर्स का, विशेस का. यानी कि वो बहुत गरीब हैं, हॉर्स खरीद नहीं सकते, तो ये हॉर्स किस चीज का रिप्रेजेंट है? उनकी विशेस का, उनकी लॉन्गिंग्स का, उनकी डिजायर्स का.
with the horse they learn